नमस्कार, एसिक परिवार के आप सभी सदस्यों का द ऑफिसर्स लाइब्रेरी के यूट्यूब चैनल पर स्वागत है। हम यहाँ चर्चा करते हैं ईएसआईसी के विभागीय परीक्षा के संबंध में। इस कड़ी में आज हम डिटेल एनालिसिस करेंगे एसएसओ के लिए 2018 में आयोजित परीक्षा के प्रश्न पत्र की। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। पहला प्रश्न है, केंद्र सरकार द्वारा किसी क्षेत्र में कर्मचारी राज्य बीमा अधिनियम की व्याप्ति से संबंधित अधिसूचना किस धारा में के अंतर्गत जारी की जाती है? सबसे पहले देखते हैं ऑप्शन। यहाँ हम इंपॉर्टेंट ऑप्शंस की भी डिटेल एनालिसिस करेंगे, जो कि आपके लिए इंपॉर्टेंट होगा उसको हम लिख भी देंगे। पहला सेक्शन है सेक्शन 1(2). सेक्शन 1(2) कहता है कि इट एक्सटेंड टू द होल ऑफ इंडिया। दूसरा है सेक्शन 1(3). यह डेट ऑफ कवरेज की बात करता है। डेट ऑफ कवरेज की बात करता है किसके द्वारा? तो सेंट्रल गवर्नमेंट के द्वारा। सेंट्रल गवर्नमेंट कैसे करती है? तो उसे गैजेट नोटिफिकेशन के माध्यम से करती है। गैजेट नोटिफिकेशन के माध्यम से करती है। फिर आगे सेक्शन 2(4) आपके लिए इंपॉर्टेंट है। सेक्शन 2(4) में कंट्रीब्यूशन की चर्चा की गई है। कंट्रीब्यूशन आपको पता है कहाँ कहाँ से आते हैं? एक तो एम्प्लॉयर, दूसरा हमारे आईपीज। एम्प्लॉयर के कितने और आईपीज के कितने? तो एम्प्लॉयर के 3.25% और आईपीज के कितने? 0.75%, यानी टोटल 4%। ये हमारा कंट्रीब्यूशन है। इस तरह हमारा सही उत्तर ऑप्शन बी होगा। नेक्स्ट है, राज्य सरकार के द्वारा चिकित्सा सुविधा दिए जाने का प्रावधान किस धारा में है? सेक्शन पूछे जा रहे हैं। क्या पूछा जा रहा है? राज्य सरकार के द्वारा चिकित्सा सुविधा। ऑप्शंस देखते हैं। सबसे पहला है ऑप्शन सेक्शन 28। सेक्शन 28 कहता है कि ईएसआईसी का फंड, इसका फंड का खर्च कहाँ किया जाएगा? दूसरा है 57 कहता है स्केल ऑफ मेडिकल बेनिफिट, किस मात्रा तक बेनिफिट दिए जाएंगे। तीसरा है 58 कहता है कि मेडिकल ट्रीटमेंट बाय स्टेट गवर्नमेंट। स्टेट गवर्नमेंट भी मेडिकल ट्रीटमेंट प्रोवाइड करेगी। किसे? तो हमारे बेनिफिशियरीज को। 27 निरस्त हो चुका है, इसका कोई इंपॉर्टेंस नहीं है आज के दिन में। इस तरह हमारा सही उत्तर ऑप्शन सी होगा। नेक्स्ट है, आश्रित किस धारा में परिभाषित है? यहाँ पूछा गया है डिपेंडेंट के बारे में। तो सबसे पहले देख लेते हैं ऑप्शंस। ऑप्शन है 2(4). जैसा कि आपको पीछे मैंने बताया, 2(4) है कंट्रीब्यूशन। 2(6) है निगम का अर्थ क्या है, इसके बारे में बताया गया है, निगम का अर्थ। ऑप्शन सी है सेक्शन 2(6)(a). 2(6)(a) आश्रित की बात करता है, आश्रित डिपेंडेंट की बात करता है। और 2(8) एम्प्लॉयमेंट इंजरी की बात करता है। एम्प्लॉयमेंट इंजरी मीन्स क्या होता है आपको पता है? एम्प्लॉयमेंट इंजरी होम टू वर्क प्लेस एंड ड्यूरिंग द वर्क एंड वर्क प्लेस टू होम, ये 3 चीजें कवर होती है एम्प्लॉयमेंट इंजरी में। इस तरह हमारा सही उत्तर होगा ऑप्शन सी सेक्शन 2(6)(a). नेक्स्ट क्वेश्चन है विमुक्त कर्मचारी का अर्थ क्या है, यानी एग्जेम्प्टेड एम्प्लॉय। देखते हैं, ऐसा कर्मचारी जिसकी आय इनकम तय मजदूरी सीमा के ऊपर हो, दैट मीन्स की रुपीज मोर देन 21,000 नॉर्मल केसेस में, और पीडब्ल्यूडी के केसेस में 25,000 से ऊपर। इस केस में वो एग्जेम्प्टेड एम्प्लॉय होंगे। ऑप्शन ए सही है। नेक्स्ट है, परिवार की परिभाषा पूछी गई है। परिवार की परिभाषा, डेफिनेशन ऑफ फैमिली। तो सबसे पहले देखते हैं कि डेफिनेशन ऑफ फैमिली कहाँ दी गई है। डेफिनेशन ऑफ फैमिली ईएसआई एक्ट में अंडर सेक्शन 211 में दी गई है। इसमें सिर्फ आंसर की बात करते हैं। एक अविवाहित बीमित व्यक्ति पर आश्रित नाबालिग भाई बहन, अगर माता पिता स्वर्ग प्राप्त है, यदि फादर मदर नहीं है तो भाई और बहन भी बीमित के फैमिली के मेंबर माने जाएंगे। इसलिए हमारा सही उत्तर ऑप्शन सी है। नेक्स्ट क्वेश्चन, आश्रित की परिभाषा पूछा गया है। आश्रित की परिभाषा पीछे हमने चर्चा किया है अंडर सेक्शन
26A। 26A में आश्रित का डिफिनीशन दिया गया है, जिसमें पूछा गया है कौन शामिल नहीं है। नहीं है पूछा गया, और फर्स्ट ऑप्शन में ही बताया गया कि विधवा जो बीमित व्यक्ति के आय के ऊपर आश्रित नहीं है। तो आश्रित नहीं है वो पहले क्लियर किया गया है, इसलिए इसका ऑप्शन से ही देखकर हम बना सकते हैं, इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन ए। नेक्स्ट है अंशदान की परिभाषा कंट्रीब्यूशन का किस धारा में दिया गया है। सबसे पहले ऑप्शंस देखते हैं। तो अंडर सेक्शन 2(4) में कंट्रीब्यूशन की चर्चा की गई है, पीछे भी मैंने बात किया इस पर। दूसरा है 2(10). 2(10) एग्जेम्प्टेड एम्प्लॉय के बारे में बात करता है, एग्जेम्प्टेड एम्प्लॉय के बारे में। इस तरह इसका सही उत्तर ऑप्शन सी होगा। नेक्स्ट है कर्मचारी राज्य बीमा अधिनियम में परिभाषित मजदूरी में क्या शामिल नहीं है। इसमें कौन से जो वेज पार्ट है वो मजदूरी में शामिल नहीं होता है। तो इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन सी, जो कि प्रोडक्शन इंसेंटिव पेड क्वार्टरली पेमेंट किया जाता है, प्रोडक्शन बेस्ड इंसेंटिव होता है, वो मजदूरी में शामिल नहीं होता है, यानी वेज काउंट नहीं होता, इसलिए इसका सही उत्तर ऑप्शन सी होगा। नेक्स्ट है कर्मचारी राज्य बीमा निगम में कितने सदस्य नियोक्ता के प्रतिनिधि है, यानी एम्प्लॉयर रिप्रेजेंटेटिव, किसमें, ईएसआई कॉरपोरेशन में। तो दो बॉडी होती है, ईएसआई कॉरपोरेशन और एक होता है स्टैंडिंग कमिटी। स्टैंडिंग कमिटी ईएसआईसी में एम्प्लॉयर और एम्प्लॉय के रिप्रेजेंटेटिव होते हैं, दोनों से 10 और 10 मेंबर होते हैं। स्टैंडिंग कमेटी में भी एम्प्लॉयर और एम्प्लॉय के रिप्रेजेंटेटिव होते हैं, इसमें 3 और 3 होते हैं, यहाँ 10 और 10 होते हैं। स्टैंडिंग कमेटी के चेयरमैन कौन होते हैं, तो सेक्रेटरी की कौन से, तो MOL&E, मिनिस्ट्री ऑफ लेबर एंड एम्प्लॉयमेंट। यदि ईएसआईसी का पूछा जाता है तो इसके मिनिस्टर होते हैं, कौन से मिनिस्टर, मिनिस्ट्री ऑफ लेबर एंड एम्प्लॉयमेंट। इस तरह से हमने कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस देखे। ईएसआईसी में पूछे जाएंगे तो एम्प्लॉयर 10, एम्प्लॉय के रिप्रेजेंटेटिव 10। स्टैंडिंग कमेटी पूछे जाएंगे तो एम्प्लॉयर से 3, एम्प्लॉय से भी 3। इसके चेयरमैन पूछे जाएंगे तो सेक्रेटरी होते हैं और मिनिस्टर ईएसआईसी के चेयरमैन होते हैं। इस तरह इसका सही उत्तर होगा, एम्प्लॉयर पूछा जा रहा है और कॉरपोरेशन में एम्प्लॉयर 10, इसलिए इसका सही उत्तर ऑप्शन डी होगा। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन है स्टैंडिंग कमेटी में कितने सदस्य होते हैं। पीछे हमने चर्चा किया स्टैंडिंग कमेटी में 3-3 होते हैं, इसलिए सही उत्तर इसका ऑप्शन सी होगा। नेक्स्ट है कि कर्मचारी राज्य बीमा निगम का वार्षिक प्रतिवेदन CAG को कब तक भेजना होता है। जैसा कि आपको पता है फाइनेंशियल ईयर एंड हो जाता है 31 मार्च को। 31 मार्च को फाइनेंशियल ईयर खत्म होने के बाद 31 मई तक हमें अपना एनुअल रिपोर्ट CAG को भेजना होता है, इसलिए इसका सही उत्तर ऑप्शन बी होगा। नेक्स्ट है ईएसआई एक्ट 1948 की किस धारा में अंशदान के भुगतान की जिम्मेदारी प्रधान नियोजक को दी गई है। रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ पेइंग कंट्रीब्यूशन इज इंटरेस्टेड टू द प्रिंसिपल एम्प्लॉयर। देखते हैं, इसमें सबसे पहले दिया गया है सेक्शन 38। सेक्शन 38 कहता है ऑल एम्प्लॉयज टू बी इंश्योर्ड, यानी जितने भी एम्प्लॉय कवरेबल होंगे वो सारे इंश्योर्ड किए जाएंगे। और 39 कंट्रीब्यूशन का चर्चा करता है। दूसरा 40 है, 40 कहता है कि प्रिंसिपल एम्प्लॉयर PE, प्रिंसिपल एम्प्लॉयर टू पे द कंट्रीब्यूशन, यानी कंट्रीब्यूशन पे करने की रिस्पॉन्सिबिलिटी प्रिंसिपल एम्प्लॉयर को दी गई है। कहाँ, अंडर सेक्शन 40। एंड 41 कहता है रिकवरी ऑफ कंट्रीब्यूशन फ्रॉम इमीडिएट एम्प्लॉयर, यदि यह पेमेंट प्रिंसिपल एम्प्लॉयर के द्वारा नहीं किया जाता है तो रिकवरी हम इमीडिएट एम्प्लॉयर से भी कर सकते हैं। इस तरह हमारा सही उत्तर ऑप्शन बी होगा, जहां प्रिंसिपल एम्प्लॉयर लिएबल है कंट्रीब्यूशन पेमेंट के लिए। नेक्स्ट है सामाजिक सुरक्षा अधिकारी के नियुक्ति एवं कार्य से संबंधित प्रावधान, जिसके आप परीक्षा देने जा रहे हैं। तो SSO की ड्यूटीज एंड फंक्शंस कहाँ दिए गए हैं, देखते हैं ऑप्शंस।
45 में यह दिया गया है। 56 के बारे में पूछा जाए तो वह मेडिकल बेनिफिट की बात करता है, मेडिकल बेनिफिट की बात करता है। इस तरह हमारा सही उत्तर ऑप्शन सी होगा। नेक्स्ट है, अंशदान के भुगतान में 90 दिनों के विलंब होने पर हट जाने की दर क्या होगी। चलते हैं इसके बारे में बात करते हैं कि आपको पता है रेट ऑफ इंटरेस्ट 12% पर एनम होता है, और डैमेजेस की बात करें तो डैमेजेस का टाइम फ्रेम है 0 to 2 मंथ 5%, 0 to 2 मंथ 5%, 2 to 4 मंथ 10%, 4 to 6 मंथ 15%, मोर देन 6 मंथ 6 एंड मोर 6 मंथ के बाद 25% मैक्सिमम होते हैं। इस तरह हमारा 90 डेज पूछा गया, यानी इस टाइम फ्रेम में आता है, ये टाइम फ्रेम इसमें आता है, इसलिए इसका सही उत्तर 10% होगा। ऑप्शन बी सही उत्तर है। नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट है, अंशदान के भुगतान में 90 दिनों के विलंब होने पर ब्याज की दर पूछा गया है। आपको मैंने बताया कि रेट ऑफ इंटरेस्ट 12% होता है पर एनम, वो भी अंडर सेक्शन 31 ऑफ ESI एक्ट। नेक्स्ट है, अंतिम संस्कार हेतु यानी फ्यूनरल एक्सपेंसेस का कितने डिले तक, कितनी अवधि लेट तक भी यदि कोई क्लेम करता है तो उसे माफ किया जा सकता है, तो उसके लिए 6 मंथ का क्राइटेरिया है। ऑप्शन ए सही है। नेक्स्ट है, निम्नांकित में से कौन से हित लाभ एक ही समयावधि के लिए दिया जा सकता है, यानी कौन से 2 बेनिफिट किसी एक इंश्योर्ड पर्सन को एक साथ दिया जा सकता है। तो इसका सही उत्तर है ऑप्शन डी, यानी मैटरनिटी और परमानेंट डिसेबलमेंट बेनिफिट दोनों एक साथ दिए जा सकते हैं। नेक्स्ट है, ESI कोड की स्थापना कौन कर सकता है। ESI कोड यानी ESI कोड की स्थापना, ESI कोड की स्थापना स्टेट गवर्नमेंट के द्वारा किया जाएगा। वो कहाँ दिया गया है, अंडर सेक्शन 74, अंडर सेक्शन 74 कहा गया है कि ये EI कोड विल बी एस्टेब्लिश्ड बाय स्टेट गवर्नमेंट, स्टेट गवर्नमेंट। इसका सही आंसर सी होगा। नेक्स्ट है, राजीव गांधी श्रम कल्याण योजना के बारे में पूछा गया है। तो सबसे पहला ऑप्शन देखते हैं। कहा गया है कि हितलाभ प्राप्त करने के पात्र व्यक्ति बेरोजगारी भत्ता 1 साल तक प्राप्त करते हैं, वही दूसरे में कहा गया है कि 2 साल तक प्राप्त करते हैं। ये दोनों आपस में कंट्रोवर्सी, कोई ना कोई एक ही सही होगा, तो हमें आगे पढ़ने की जरूरत भी नहीं पड़ेगी। इसमें सबसे पहले देखते हैं 1 साल या 2 साल, तो 2 साल सही उत्तर है। 2 साल में डिटेल्स क्या है, तो 0 से 12 मंथ तक वह 50% ऑफ वेजेज मिलता है, और 12 to 24 मंथ तक वो 25% मिलता है। इस तरह हमारा सही उत्तर पूछा गया, असत्य पूछा गया है तो बी हो जाएगा। नेक्स्ट है, एक इकाई की कर्मचारी राज्य बीमा में व्याप्ति हेतु किसे नहीं गिना जाता, इनमें से किसकी काउंटिंग वर्कर के रूप में या एम्प्लॉय के रूप में नहीं किए जाएंगे कवरेज के टाइम। तो यहाँ है कि पार्टनर, जो बिजनेस पार्टनर होते हैं, बिजनेस पार्टनर सैलरी या विदाउट सैलरी, दोनों में से किसी भी कंडीशन में उसे व्याप्ति के लिए यानी एज ए एम्प्लॉय काउंट नहीं किया जाता है, इसलिए इसका सही उत्तर ऑप्शन बी होगा, अ पार्टनर ड्रॉइंग सैलरी। नेक्स्ट है, कर्मचारी राज्य बीमा अधिनियम के प्रथम महानिदेशक, ये फैक्ट क्वेश्चन है। पहला DG कौन थे ESIC के, तो CL कात्याल थे। नेक्स्ट है, ट्यूबेक्टोमी के लिए ESB ट्यूबेक्टोमी के लिए अवेलेबल है तो कितने दिन का। इसमें 2 है, एक तो ट्यूबेक्टोमी होता है, ट्यूबेक्टोमी जो कि फीमेल के लिए, और एक होता है वैसेक्टोमी, वैसेक्टोमी मेल के लिए होता है। फीमेल को 14 डेज का लीव मिलता है ESB, और मेल को 7 डेज के लिए मिलता है। यहाँ फीमेल के लिए पूछा गया यानी ट्यूबेक्टोमी पूछा गया, इसलिए इसका सही उत्तर ऑप्शन सी होगा। नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट है, रिप्रेजेंटेशन ऑफ द कॉर्पोरेशन बिफोर एग्जेम्पशन इज प्रोवाइडेड अंडर, यानी किसी भी यूनिट को या किसी व्यक्ति को या ग्रुप ऑफ व्यक्ति को एग्जेम्पशन देने के लिए ESIC के रिप्रेजेंटेशन की पावर कहाँ दिया गया है। तो ऑप्शंस देखते हैं। सबसे पहले 88 क्या कहता है, या तो पर्सन या क्लास ऑफ पर्सन, क्लास ऑफ पर्सन को छूट एग्जेम्पशन। दूसरा 90 कहता है या तो गवर्नमेंट और लोकल अथॉरिटी, लोकल
अथॉरिटी इनके फैक्ट्रीज को छूट। इस तरह नेक्स्ट है 91 कहता है किसी ईएसआई एक्ट के वन और मोर प्रोविजन से उसे छूट मिलती है। इस तरह इसका सही उत्तर होगा सेक्शन 89 रिप्रेजेंटेशन की बात करता है, इसके लिए ये सही है। इसका मतलब हमारा सही उत्तर ऑप्शन बी होगा। नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट है एक बीमित व्यक्ति को कर्मचारी राज्य बीमा अधिनियम के तृतीय अनुसूची यानी शेड्यूल 3 की बात करता है, पार्ट बी। शेड्यूल 3 में पार्ट ए बी सी दिए गए हैं, तो पार्ट बी की बात करता है। इसमें न्यूनतम किस अवधि के रोजगार उपरांत ही उक्त अनुसूची में वर्णित कोई रोगग्रस्त होती है तो उस रोगग्रस्ती को रोजगार चोट माना जाएगा। इसमें क्या है, शेड्यूल 3 के पार्ट बी में दिया गया है ऑक्यूपेशनल डिजीजेज दिए गए हैं, वो भी किस टाइप के ऑक्यूपेशनल डिजीजेज, जो कि केमिकल सब्सटेंसेस की वजह से होते हैं, जैसे फॉस्फोरस, दूसरा मरकरी, तीसरा है बेंजीन इत्यादि। या तो इन केमिकल कंपोनेंट से या इसके टॉक्सिक कंपाउंड, इन चीज़ों की वजह से यदि कोई ऑक्यूपेशनल डिजीज होता है तो कम से कम उसके लिए ऑप्शन दिया गया है कि 6 मंथ, यदि वह एम्प्लॉय 6 मंथ तक उन फैक्ट्रीज में काम करते हैं जहां पर इस तरह के केमिकल सब्सटेंसेस यूज किए जा रहे हैं या उसके टॉक्सिक कंपाउंड है, और उसके वजह से यदि उसे कुछ डिजीज होते हैं तो ऐसा माना जाएगा कि ऑक्यूपेशनल डिजीज है। इस तरह इसका सही उत्तर ऑप्शन सी होगा। नेक्स्ट देखते हैं। एक हाथ की 4 उंगलियों की हानि होने पर उसके अर्जन क्षमता में कितने % की हानि होती है? तो सबसे पहले थंब प्लस 4 फिंगर यदि होंगे तो 60%, और यदि सिर्फ 4 फिंगर्स होंगे तो उसे 50% मिलते हैं। इस तरह इसका सही उत्तर सी होगा, क्योंकि यहाँ सिर्फ 4 उंगली की बात की गई है, 4 फिंगर्स में 50% मिलते हैं। नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट है कि ईएसआई कॉर्पोरेशन के बैठक के लिए कोरम कितनी है? व्हाट इज द कोरम फॉर मीटिंग ऑफ द ईएसआई कॉर्पोरेशन? उसके लिए 15 डिसाइड किए गए हैं। नेक्स्ट है ईएसआई निगम के कोष का निवेश किस धारा से निर्देशित होता है? जैसे कि पीछे हमने चर्चा किया है कि अंडर सेक्शन 28 ऑफ ईएसआई एक्ट वो डिसाइड करता है कि ईएसआई के जो फंड होंगे वो कहाँ निवेश किए जाएंगे। नेक्स्ट देखते हैं। इस तरह इसका पहले सही उत्तर ऑप्शन डी, नन ऑफ द एबव। नेक्स्ट है विनिमय 2G यानी रेगुलेशन 2G के अंदर पूछा जाता है कि व्हाट इज मीन्ड बाय एम्प्लॉयर का मतलब क्या होता है? रेगुलेशन 2G कहता है कि एम्प्लॉयर का मतलब प्रधान नियोजक यानी प्रिंसिपल एम्प्लॉयर होगा। इसका सही उत्तर ऑप्शन ए होगा। नेक्स्ट है अंशदान के भुगतान में विलंब में ब्याज की व्यवस्था किस विनिमय में की गई है? जैसा कि आपको पता है ब्याज का रेट क्या है, रेट ऑफ इंटरेस्ट 12% है पर एनम। देखते हैं ऑप्शंस की बात करते हैं। रेगुलेशन 31A इंटरेस्ट की बात करता है, 31B रिकवरी ऑफ इंटरेस्ट, 31C डैमेजेस की बात करता है, इसकी रेट की चर्चा पीछे हम कर चुके हैं, और 31D अपीलेट अथॉरिटी की बात करता है। अपीलेट अथॉरिटी किस पर? 45AA ऑर्डर पर। ठीक है, इसका सही उत्तर ऑप्शन ए होगा, क्योंकि यहाँ इंटरेस्ट की बात की गई है। नेक्स्ट देखते हैं। दवा प्रस्तुत करने के बाद अंतिम संस्कार के व्यय कितने दिनों के अंदर भुगतान करना होता है? यानी जो फ्यूनरल एक्सपेंसेस के लिए क्लेम आते हैं, हमें कितने दिनों के अंदर उसका पेमेंट करना अनिवार्य है? तो अकॉर्डिंग टू रूल या 15 डेज के अंदर पेमेंट करना अनिवार्य होता है। नेक्स्ट है रेगुलेशन 69 में पूछा गया है कि प्रतिपूर्ति दावे किसके समक्ष प्रस्तुत करना होता है? इसको ऐसे समझें कि यदि इमरजेंसी में कोई एम्प्लॉयर अपने आईपीज के लिए यदि कुछ एक्सपेंसेस करता है, चाहे फर्स्ट एड देने में हो या ट्रांसपोर्टेशन से उसे सही जगह पहुंचाने में हो इलाज के लिए,
तो ऐसे कंडीशन में वो अपने खर्चे की रकम की प्रतिपूर्ति का दावा स्टेट में एसएमसी या एसएमओ के समक्ष कर सकते हैं। इस तरह इसका सही उत्तर ऑप्शन बी होगा। नेक्स्ट है, 2 इकाई को 1 इकाई के रूप में व्याप्त करना है, तो उसके लिए ध्यान देने योग्य बात क्या है? इसके लिए सीधा ऑप्शन पे आते हैं। इसका है दोनों इकाइयों के प्रबंधन यानी मैनेजमेंट, कंट्रोल एंड सुपरविजन एक जैसा होना चाहिए। यदि मैनेजमेंट, कंट्रोल एंड सुपरविजन होता है तो हम इस 2 इकाई को 1 इकाई के रूप में व्याप्त कर सकते हैं। इसका सही उत्तर ऑप्शन बी होगा। नेक्स्ट है, ये सही अधिनियम में किसके लिए प्रावधान करता है? ये सही एक्ट प्रोवाइड्स फॉर किसके लिए प्रोवाइड करता है? रोजगार चोट के कारण हुई अपंगता, आपको पता है रोजगार चोट के से यदि अपंगता होती तो उसके लिए पीडीबी की व्यवस्था की गई है। चोट के लिए नुकसान की भरपाई, इसमें पेंशन उसे दिए जाते हैं, रिहेबिलिटेशन भी दिए जाते हैं। नेक्स्ट है, रोजगार चोट के कारण हुई बेरोजगारी के लिए नुकसान की भरपाई, यदि बेरोजगारी होती है तो उस कंडीशन में भी उसकी भरपाई की जाती है। इसलिए इस तरह से हमारा ए बी सी तीनों सही है, हमारा सही उत्तर ऑप्शन डी होगा। नेक्स्ट है, अपेक्षित संख्या में कर्मचारियों को नियुक्त करने के बाद भी निम्नलिखित में से कौन कर्मचारी बीमा अधिनियम के अंतर्गत व्याप्ति योग्य नहीं होगा? यानी उसके पास नंबर है, 10 लोग हैं काम पर, फिर भी वह कौन व्याप्ति योग्य नहीं होगा? 4 ऑप्शन है, इसमें से आपको पता होगा तारी की दुकान, यह एक असंगठित क्षेत्र माना जाता है, असंगठित क्षेत्र है, असंगठित क्षेत्र को ये सही से अभी कवर नहीं करता, इसलिए हमारा ऑप्शन बी आंसर सही होगा। नेक्स्ट है, कौन रोजगार चोट की श्रेणी में आता है? आपको पता है रोजगार चोट की श्रेणी में कौन आता है? होम टू वर्क प्लेस और वर्क प्लेस पर काम करते समय या वर्क प्लेस से होम घर जाते समय, ये 3 स्थितियां कवर होती है। तो देखते हैं ऑप्शन में से कौन इसमें फिट बैठता है। यहाँ दिया गया है, एक कर्मचारी को काम करने के दौरान दिल का दौरा आता है। यदि काम करने के दौरान आता है, घर से वर्क प्लेस पर जाने, वर्क प्लेस पर ड्यूरिंग द वर्क एंड वर्क प्लेस टू होम, इस तरह हमारा सही ऑप्शन बी होगा। नेक्स्ट है, कौन कर्मचारी राज्य बीमा अधिनियम के अंतर्गत व्याप्त है, यानी कौन से कवर्ड होंगे? 37 इसके अंदर देखते हैं, कंपनी के ऐसे निदेशक की बात कर रहा है यानी डायरेक्टर की बात कर रहा है जिसके लिए अतिरिक्त कार्य के लिए कोई वेतन नहीं दिया जाता है। दूसरा है, फैक्ट्री की खराब पड़ी एसी के लिए बुलाया गया मैकेनिक की बात करता है। तीसरा, हाउसवाइफ की बात करता है जो कि रोल थ्रेडिंग चार्जेस ले रही है। और नेक्स्ट है, कंस्ट्रक्शन वर्क में लगे एम्प्लॉय की। तो आपको पता है जो भी एम्प्लॉय वर्क कर रहे हो कंस्ट्रक्शन वर्क में वो कवर होते हैं, ऑप्शन डी सही है। नेक्स्ट, पैथोलॉजिकल प्रयोगशालाएं किस धारा के अंतर्गत व्याप्ति योग्य है? पैथोलॉजिकल, तो पैथोलॉजिकल जो लैबोरेटरीज होते हैं वह सेक्शन 15 में कवर किए जाते हैं। नेक्स्ट, निम्नलिखित में से कौन विनिर्माण प्रक्रिया नहीं है? विनिर्माण प्रक्रिया का मतलब होता है मैन्युफैक्चरिंग प्रोसेस, किसमें मैन्युफैक्चरिंग नहीं हो रहा है। जैसे आपको पता है पावरोटी बनाना, कुछ ना कुछ मैन्युफैक्चर हो रहा है, डेवलपिंग फिल्म, पत्थर के बड़े बड़े टुकड़ों को चूर चूर करना, लेकिन रोग की पहचान के लिए मरीज का खून निकालना, ब्लड लेना, ब्लड सैंपल लेना, वो कहीं से भी मैन्युफैक्चरिंग प्रोसेस नहीं है, अतः सही उत्तर हमारा सी होगा। नेक्स्ट है, एक होटल एक साथ रेस्टोरेंट संलग्न नहीं है परंतु इसके प्रत्येक कमरे में एसी लगा हुआ है और इस कमरे में 22 लोग काम करते हैं, तो क्या सही है? सही पूछा जा रहा है। सही इसका होगा, यह एक प्रतिष्ठान के रूप में व्यक्ति योग है। क्या? इस्टेब्लिशमेंट। ये फैक्ट्रीज नहीं, फैक्ट्री के अंतर्गत नहीं आएगा, इसलिए इसका सही उत्तर ऑप्शन बी होगा। नेक्स्ट है, एक सिनेमा हॉल को कुछ दिनों के लिए कर्मचारी भविष्य निधि संगठन यानी ईपीएफओ, यदि ईपीएफओ का पैसा उस कंपनी ने नहीं दिए तो उसका जो चार्ज होता है टेकन ओवर बाय पीएफ अथॉरिटी। तो इस केस में क्या सही है? सही पूछा जा रहा है। क्या अधिग्रहण के पश्चात जो प्रिंसिपल एम्प्लॉयर यानी पहले वाले थे अंशदान के दायित्व से मुक्त हो जाएगा? ऐसा बिल्कुल नहीं हो सकता है। प्रधान नियोजक अंशदान देने के दायित्व से मुक्त नहीं होगा। जैसे ही आप देख रहे हैं कि दोनों एक दूसरे से कंट्रोवर्सी, इसका मतलब आपका ऑप्शन इस दोनों में से कोई ना कोई है, यानी वो मुक्त नहीं हो जाता है। इसका सही ऑप्शन बी होगा। नेक्स्ट, निम्नांकित में से क्या मजदूरी में शामिल है? मजदूरी में क्या शामिल होगा? तो मजदूरी में देखते हैं, प्रत्येक तिमाही की समाप्ति के बाद एक महीने बाद भुगतान किया गया उपस्थित बोनस, प्रेजेंट बोनस, अटेंडेंस के बेस पर यदि उसको कोई बोनस दिया जाता है तो वह परमानेंट नहीं होता है, अतः यह मजदूरी में शामिल
नहीं होगा। नेक्स्ट, मजदूरी तय करने के समझौते के अनुसार, यह एक समझौते के अनुसार है, यानी क्वार्टरली बेसिस पर यह समझौते का परिणाम है, सेटलमेंट का है, तो यह मजदूरी में शामिल किए जाएंगे। इस तरह इसका सही उत्तर ऑप्शन बी होगा। नेक्स्ट है, अंशदान के विलंबित से भुगतान के लिए ब्याज को कौन माफ कर सकता है? यदि कोई इंटरेस्ट लग गया है तो इसे माफ कौन कर सकता है? तो इसे डायरेक्टर जनरल माफ कर सकते हैं, वो भी किसी विशेष परिस्थिति में। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से क्या सही है? 4 ऑप्शन दिए गए हैं, इसमें सही ऑप्शन चुनना है। एक बीमार कंपनी अंशदान के भुगतान से विमुक्त है। कोई सिक कंपनी यदि घोषित हो जाता है तो वह कंट्रीब्यूशन पेमेंट नहीं करेगा। या एक बीमार कंपनी हर जाने के भुगतान से विमुक्त है, उसको डैमेजेज नहीं पेमेंट करने हैं। यहाँ कंट्रीब्यूशन की बात करता है, क्या कंट्रीब्यूशन नहीं भरने हैं, क्या डैमेजेज नहीं भरने हैं, क्या इंटरेस्ट नहीं भरने हैं, या अंशदान के भुगतान से विमुक्त नहीं है। तो इसका सही उत्तर होगा डैमेजेज पेमेंट नहीं करने होते हैं, यानी कंट्रीब्यूशन और इंटरेस्ट तब भी उसे पेमेंट करने ही होते हैं, सिक कंपनी को भी। नेक्स्ट, कन्फाइनमेंट एक्सपेंसेज कितनी बार भुगतान किया जाता है? कन्फाइनमेंट एक्सपेंसेज, या तो कन्फाइनमेंट हो या फिर मैटरनिटी हो, यह दोनों 2 बार दिए जा सकते हैं। इस तरह हमारा सही उत्तर ऑप्शन ए है। नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट है, अंतिम संस्कार व्यय का भुगतान वास्तविक में अंतिम संस्कार करने वाले के अतिरिक्त किनको दिया जाता है? तो ये पूछा जा रहा है कि अंतिम संस्कार जिसने किया है उसके अतिरिक्त वह किसी और को दिया जाए तो किसे दिया जाएगा? तो इसका सही उत्तर है परिवार के जीवित ज्येष्ठ सदस्य को, जो सबसे बड़े उस परिवार में जीवित होंगे उन्हें दिया जाता है। नेक्स्ट है, भारत सरकार के श्रम मंत्रालय का यूनिफाइड वेब पोर्टल को किस नाम से जाना जाता है? आपको पता होगा, श्रम सुविधा पोर्टल है हमारे पास, इसलिए इसका सही उत्तर सी होगा। नेक्स्ट है, गर्भावस्था की सूचना किस प्रपत्र में दी जाती है? फॉर्म, हमारे पास फॉर्म्स होते हैं जिस पर क्लेम फॉर्म वगैरह आते हैं, तो आपको पता है कि इसका सही उत्तर ये है फॉर्म 17। फॉर्म 17 में नोटिस ऑफ प्रेगनेंसी होता है, नोटिस ऑफ प्रेगनेंसी। दूसरी बात करें तो फॉर्म 13 जो होता है डेथ सर्टिफिकेट होता है। तीसरा देखें तो फॉर्म 9 या क्लेम फॉर्म होता है। इस तरह हमारा सही उत्तर ऑप्शन सी होगा। नेक्स्ट, व्यावसायिक रोग केंद्र यानी ओडीसी, ऑक्यूपेशनल डिजीज सेंटर कहाँ स्थित नहीं है? नहीं पूछा जा रहा है, नॉट सिचुएटेड। कोलकाता में देखें तो आपको पता है कोलकाता में जोका हमारा सेंटर है, वहाँ पर ओडीसी है। दिल्ली में देखें तो बसई दारापुर में है। मद्रास में देखें तो वह के नगर में है। अहमदाबाद में कोई ओडीसी सेंटर नहीं है, अतः इसका सही उत्तर डी होगा। अब आते हैं नेक्स्ट और लास्ट क्वेश्चन की ओर। लास्ट क्वेश्चन है कि कर्मचारी राज्य बीमा अधिनियम किस पर लागू नहीं होता है? क्या निजी डिग्री महाविद्यालय पर, 5 स्टार होटल पे, प्लांटेशन पर और पटाखा फैक्ट्री पर? इसका सही उत्तर है प्लांटेशन। प्लांटेशन पर ये से लागू नहीं होता है। ये था हमारा इस 100 क्वेश्चन में से 50 क्वेश्चन। फिर हम अगले वीडियो में 51 से 100 तक के लिए आपके सामने हाजिर होंगे। थैंक यू।